शख्सी संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ विजन आईएएस का आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पुलिस प्रशासन। 18वीं सदी में पुलिस प्रशासन कैसी थी? मुगल सत्ता के पतन के पश्चात पुलिस शक्ति क्षेत्रीय जमींदारों भूमिपतियों के हाथ में आ जाने से कानून व्यवस्था और अधिक बिगड़ती चली गई। मुगल सत्ता का पतन हुआ तो पुलिस की जो शक्तियाँ थी जमींदारों के हाथ में, भूमिपतियों के हाथ में चला गया। इससे कानून व्यवस्था और अधिक बिगड़ती चली गई। बक्सर के युद्ध के बाद भी कंपनी ने केवल राजस्व एकत्रण तक ही स्वयं को सीमित रखा। बक्सर का युद्ध हुआ, ब्रिटिश कंपनी जीता और उसके बाद भी कंपनी ने केवल राजस्व एकत्रण तक ही स्वयं को सीमित रखा एवं प्रचलित कानून व्यवस्था को ही चलने दिया। जैसे कानून व्यवस्था चलती आ रही थी उसी प्रकार से कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे कानून व्यवस्था को वैसा ही बनाए रखा और राजस्व एकत्रण पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है। क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग्स द्वारा पुलिस प्रशासन सुधार हेतु कोई खास प्रयास नहीं किया गया। क्लाइव हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गया, पुलिस प्रशासन में कोई विशेष प्रकार का इसमें कोई सुधार नहीं किया। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन एवं फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात भारत में स्थिति परिवर्तन ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के लिए आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सभी रूपों में महत्वपूर्ण हो गया। अतः कंपनी प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण अत्यावश्यक हो गया। पुलिस संबंधी सुधारवादी कार्यक्रम को उक्त परिपेक्ष में देखा जा सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात ब्रिटिश को लगा कि यदि पुलिस प्रशासन में सुधार नहीं किया जाएगा, कानून व्यवस्था यदि से अच्छे से सुदृढ़ नहीं किया जाएगा तो फिर हमारी कंपनी को स्थापित करने में यहाँ पे बहुत मुश्किल होगी और हो सके तो वैसा ही आंदोलन देखने को मिले जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई पड़ा और फ्रांसीसी क्रांति में। तो ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहता था कि भारत में भी इस प्रकार का कोई आंदोलन बन बैठे। इसलिए पुलिस संबंधी सुधार बहुत ज़रूरी हो गया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना ब्रिटिश के लिए बहुत आवश्यक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कार्नवालिस द्वारा किए गए पुलिस सुधार। अब आया कार्नवालिस, और कार्नवालिस देखिए पुलिस सुधार किस प्रकार से करता है। 1791 में कार्नवालिस ने एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। 1791 में कार्नवालिस ने एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। इसका उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना था बल्कि पुरानी भारतीय प्रणाली का समग्र रूप से आधुनिकीकरण करना भी था। ठीक है। तो 1791 में कार्नवालिस आया, इसने नियमित पुलिस बल का गठन किया। ठीक है। तो नियमित पुलिस बल का गठन किसने किया? कार्नवालिस ने। कब किया? 1791 में। ये जो नियमित पुलिस बल का गठन किया इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पुरानी भारतीय प्रणाली का समग्र रूप से आधुनिकीकरण करना। जो भी पुरानी जो भारतीय प्रणाली व्यवस्था चली आ रही थी पुलिस प्रशासन को लेकर, उसका मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना। आगे देखिए। लॉर्ड कार्नवालिस ने पुलिस सुधार के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों के वेतन में भी वृद्धि की। कार्नवालिस पुलिस सुधार में एक काम और किया। क्या किया? अधिकारी के वेतन में वृद्धि कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। जो जमींदार को पुलिसिया अधिकार मिली थी तो जमींदार को इससे वंचित कर दिया, यानी कि जो कानूनी अधिकार जमींदार के हाथों में थी, प्रशासनिक अधिकार, उसे छीन लिया गया। ठीक है। आगे चलिए। उन्होंने प्रत्येक जिले में दरोगा, एक भारतीय के नियंत्रण में एक थाने की स्थापना की। उसने दरोगा, एक जिले में दरोगा की स्थापना की और वो जो दरोगा होगा वो एक भारतीय होगा। दरोगा कौन होगा? एक भारतीय ही एक दरोगा बनेगा जो प्रत्येक जिला में स्थापित किया। नियंत्रण एक दरोगा के हाथ में दे दिया तथा एक पुलिस अधीक्षक को
तथा एक पुलिस अधीक्षक को जिला पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। पुलिस अधीक्षक को पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। आगे चलिए, उनसे जमींदारों के पुलिस कर्तव्यों को समाप्त कर दिया गया। उसने जमींदारों के पुलिस कर्तव्यों को समाप्त कर दिया, यानी जमींदारों से पुलिस का जो कानूनी अधिकार था उसे छीन लिया गया, मतलब जमींदारों को इससे मुक्त कर दिया। आगे चले, 1808 में लॉर्ड मेयो ने प्रत्येक प्रभाग के लिए एक एसपी की नियुक्ति की। 1808 में लॉर्ड मेयो आया, उसने प्रत्येक प्रभाग के लिए एसपी की नियुक्ति की। आज जो एसपी देखते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसकी सहायता कई गुप्तचरों के द्वारा की जानी थी, किंतु इन गुप्तचरों ने स्थानीय लोगों को लूटना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो एसपी की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड मेयो ने की। कब की? 1808 में। ठीक है, ये प्रत्येक प्रभाग के लिए एक एसपी का नियुक्त किया था, और इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? एसपी की सहायता के लिए एसपी की सहायता के लिए गुप्तचर की व्यवस्था की जानी थी। और ये जो गुप्तचर थे, तो इन गुप्तचरों के द्वारा स्थानीय लोगों को लूटना आरंभ कर दिया गया। समझ रहे हैं बात को? गुप्तचर जो है इसका गलत फायदा उठाया था। 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश से दरोगा और उनके अधीनस्थों की व्यवस्था को बंगाल को छोड़कर कंपनी के अधिकार वाले सभी क्षेत्रों में समाप्त कर दिया गया। 1814 में क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से दरोगा और उसके अधीनस्थ की व्यवस्था को बंगाल को छोड़कर कंपनी के अधिकार वाले सभी क्षेत्रों को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एसपी पद को समाप्त कर दिया। एसपी पद को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लाया कौन था? लॉर्ड मेयो। कब लाया था? 1808 में। समाप्त कौन किया? विलियम बेंटिंग ने। एसपी पद को समाप्त कर दिया गया। अब पुलिस बल को कलेक्टर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। अब पुलिस बल को कलेक्टर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में लाया गया, और प्रत्येक प्रभाग में आयुक्त को ही एक एसपी के रूप में कार्य करने की भूमिका प्रदान कर दी गई। इन सभी कदमों का परिणाम कुव्यवस्था के शिकार पुलिस बल के रूप में सामने आया, जिससे कलेक्टर मजिस्ट्रेट पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया था। सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी शहरों में कलेक्टर मजिस्ट्रेट तथा एसपी के कर्तव्यों को अलग किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही प्रेसिडेंसी में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट तथा एसपी के कर्तव्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो कर्नवालिस द्वारा पुलिस सुधार किए गए, इसमें नियमित बल का, यहाँ पर एक बार देख लीजिए इसको, नियमित बल का गठन कौन किया था? कर्नवालिस किया। कब किया? 1791 में। ठीक है, नियमित बल का गठन इसलिए किया क्योंकि जो व्यवस्था को जो पुलिस प्रणाली थी उसको आधुनिकीकरण करने के लिए। ठीक है, ये सब सारा बात हो गया। और कर्नवालिस ने ही दरोगा, प्रत्येक जिला में एक दरोगा को नियुक्त किया, और दरोगा एक भारतीय होता था। चलिए यहाँ तक समझ गए। फिर देखिए 1808 में लॉर्ड मेयो ने एक एसपी की नियुक्ति की, ये भी समझ गए। और एसपी की सहायता के लिए गुप्तचर की व्यवस्था की थी, और गुप्तचर जो थे स्थानीय लोगों को लूटना आरंभ कर दिए थे, ये भी समझ गए। फिर उसके बाद 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से दरोगा और उसके अधीनस्थ व्यवस्था को बंगाल को छोड़कर सभी कंपनी के अधिकार वाले सभी क्षेत्रों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ये भी समझ गए। फिर आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एसपी पद को भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से ये पुलिस प्रशासन व्यवस्था चल रही थी, तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेना वाले टॉपिक पे, आ जाइए। कंपनी सेना का विकास मुख्य रूप से इसके भारतीय साम्राज्य के विकास के संबंध में था। एक प्रशिक्षित एवं सुसज्जित सेना की सहायता से क्षेत्रीय राज्यों मराठा, सिख आदि को पराजित करने के साथ साथ विदेशी आक्रमणों, अफगान, फ्रांसीसी आदि से भी उपनिवेश की सुरक्षा की जाती थी, एवं अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में ब्रिटिश अभियान के समय सहायता दी जा सकती थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कंपनी का जो सेना था, इन्होंने सेना को बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित किया था। सेना जो थी, सेना को अच्छे से प्रशिक्षित किया था। प्रशिक्षित और सुसज्जित सेना का इस्तेमाल किस लिए करता था? तो क्षेत्रीय जो भी राज्यों थे उसके साथ युद्ध होता था, जैसे मराठा, सिख इत्यादि से जब हमेशा युद्ध होते रहते थे,
तो ये जो क्षेत्रीय राज्य हैं इनको पराजित करने के लिए सेना का इन्होंने अच्छा से गठन किया। किसने? ब्रिटिश ने। और इसके साथ विदेशी आक्रमण भी होते थे, अफगानी, फ्रांसीसी इत्यादि आक्रमण होते रहते थे। तो इसके विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए भी सेना का गठन किया। और उसके बाद ब्रिटिश कोई भी एशियाई अभियान, अफ्रीकी अभियान करता था तो उसमें भी सेना का इस्तेमाल करता था। ठीक है। 18वीं सदी में शाही सेनाएं, विशेष रूप से नौसेना को भारत में संकट के समय कंपनी की मदद के लिए भेजा गया। 18वीं सदी में क्या हुआ? शाही सेना विशेष रूप से नौसेना को भारत में संकट के समय कंपनी की मदद के लिए भेजा गया। ठीक है। किंतु इससे राजा के सैन्य अधिकारियों और समान अधिकारियों के मध्य संबंधों की समस्या उत्पन्न हो गई। तो सैन्य अधिकारियों और समान अधिकारियों के बीच समस्या उत्पन्न हुई। आगे देखिए, इसलिए बहुत ही जल्दी भारत में कंपनी की अस्थायी सेना को गठित करने का प्रयास किया गया। तो कंपनी अब क्या की? अस्थायी सेना गठित की। 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के उत्तराधिकारी राज्यों जैसे अवध के नवाब और बनारस के राजा ने भर्ती प्रक्रिया से एक सुसज्जित सेना तैयार करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर भारत के जो उत्तराधिकारी राज थे, अवध के नवाब, बनारस के राजा ने भर्ती प्रक्रिया के द्वारा एक अच्छा सेना, सुसज्जित सेना तैयार करने का प्रयास किया। इसी परंपरा की तर्ज पर अंग्रेज़ों ने भी सेना की भर्ती शुरू की। इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने भी इसी भर्ती प्रक्रिया का प्रयोग किया और जिन्हें सिपाही सेना कहा गया। तो सिपाही भर्ती के रूप में अंग्रेज़ों ने किया था। किसकी देखते हुए? तो उत्तराधिकारी राज्यों जैसे अवध हो गया, बनारस हो गया, ये सबको देख रहा था कि अंग्रेज इन लोगों को देख रहा था कि इन लोग सुसज्जित सेना तैयार कर रहा है, तो हमें भी एक अच्छा सेना, स्थायी सेना तैयार करनी चाहिए। तो अंग्रेज ने भी भर्ती प्रक्रिया निकाली और सिपाही सेना के रूप में सबको भर्ती कराया गया। ठीक है। सेना काम आता था। उत्तराधिकारी राज्य जब संघर्ष छेड़ते थे तो उस समय ब्रिटिश यूज करते थे। ठीक है। एशियाई, अफ्रीकाई, ये सब जो कह सकते हैं क्या, जो ब्रिटिश लोग अभियान करते थे उसमें सेना का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। जो विदेशी आक्रमण होता था उसमें सेना का इस्तेमाल करते थे। तो इन सेना का बहुत ही अच्छा महत्व था, योगदान था उस समय ब्रिटिश को स्थायित्व प्रदान करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए, समझते चलिए, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को अच्छे से समझते चलिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़ जाइए। ओके, चलिए कहाँ तक थे? सिपाही सेना को यूरोपीय सैन्य मानदंडों पर प्रशिक्षित और अनुशासित किया जाना था। इनसे, अच्छा एक मिनट, जब भी सिपाही सेना कहेगा तो सिपाही सेना किसकी सेना थी? तो अंग्रेज़ों की सेना थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। हाँ, इनसे कमांडर इन चीफ सहित कुछ अधिकारी राजा के अधिकारी होते थे। इनमें से कमांडर इन चीफ जो थे, कुछ अधिकारी राजा के अधिकारी होते थे, जबकि अधिकांशतः कंपनी निदेशकों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। भर्ती प्रक्रिया में अंग्रेज़ों ने किसानों को वरीयता दी। अंग्रेज़ों ने किसको वरीयता दी? किसानों को। और इसके साथ ही औपनिवेशिक रूढ़िवादी सोच के अनुसार उन्होंने चावल खाने वालों की अपनी रोटी खाने वालों को अधिक वरीयता दी। उनके अनुसार रोटी खाने वाला समूह इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त था। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है, औपनिवेशिक रूढ़िवादी सोच, यानी औपनिवेशिक रूढ़िवादी सोच किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी। इसने क्या किया? इसने खाना खाने पर ये विभेद किया। इसने समूह को, किसानों को दो कैटेगरी में बांटा, एक चावल खाने वाले और दूसरा रोटी खाने वाले। इसने क्या बोला कि रोटी खाने वाले अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, चावल खाने वाले से अपेक्षा रोटी खाने वाले अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए सिपाही सेना में रोटी खाने वाले, है ना, खाने वाले को वरीयता दी गई थे। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए। प्रारंभिक वर्षों में उच्च जाति के लोगों को ही सेना में भर्ती किया गया।
शुरू में उच्च जाति के जो लोग थे उसको सेना में भर्ती किया गया, सिपाही सेना में, और ये लोग वेतन भत्तों पेंशन आदि से प्रेरित थे, और ये लोग वेतन भत्ता और पेंशन आदि से प्रेरित थे। ठीक है, ये सब इससे सारा व्यवस्था मिलता था सेना में ज्वाइन करने पर। सेना पर नागरिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1793 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे। नागरिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1793 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। आगे चलिए, कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल का सहायक बनाया गया था। गवर्नर जनरल का सहायक किसे बनाया गया था? कमांडर इन चीफ को। किंतु कई सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद इन दोनों के बीच क्रियात्मक संबंध दिनों दिन बिगड़ते चले गए। इतना करने पर भी क्रियात्मक संबंध बिगड़ते ही चले गए। आगे चलिए, यह संबंध क्राउन के शासन के दौरान भी बिगड़ा हुआ ही रहा। भारत में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण ब्रिटिश राज द्वारा सरलतापूर्वक सैनिकों का इस्तेमाल भारतीय जनता के विरुद्ध किया गया। ठीक है, और ये जो सेना तैयार किया था, ये किसके विरुद्ध किया गया? भारतीय जनता के विरुद्ध ही किया गया था इसका इस्तेमाल। इस पार्थक्य भावना को सेना में बनाए रखने के लिए रेजिमेंट, ब्रिगेडियर आदि का निर्माण नस्ल, जाति, क्षेत्र के आधार पर किया गया। ब्रिगेडियर कौन बनेगा, रेजिमेंट का प्रमुख कौन होगा, तो ये सब का जो निर्माण किया था वो नस्ल और जाति के आधार पर पूरा भेदभाव के रूप में यहाँ पर किया जा रहा था। और सेना का प्रयोग ज़्यादा किसके लिए किया था? तो भारतीय जनता के विरोध में सेना का इस्तेमाल करता था। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में ही सेना प्रभावशाली बनी रही थी। इसने अंग्रेजी शासन के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद की। ठीक है, आगे चलिए, पील कमीशन की अनुशंसा। देखिए, पील कमीशन की अनुशंसा क्या? 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारतीय सेना के गठन और भर्ती की रणनीति पर बहुत विचार किया गया था। इस कमीशन को भारतीय सैन्य मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद पील कमीशन लाई गई थी, और 1857 के विद्रोह के बाद जो पील कमीशन लाई गई थी वो भारतीय सैन्य मामलों की देखरेख के लिए इसको बनाया गया था। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पील कमीशन संबंधित है भारतीय सैन्य मामलों की देखरेख के लिए। ठीक है, इसके अनुसार देशी सेना का गठन विभिन्न क्षेत्रीयताओं और जातियों से किया जाना चाहिए और एक समान नियम के रूप में प्रत्येक रेजिमेंट मिश्रित होना चाहिए। देखिए, ये इस कमीशन में क्या, ये जो कमीशन की अनुशंसा थी उसमें क्या बोलाया गया कि जो विभिन्न क्षेत्रीयता के आधार पर जातियों से किया जाना चाहिए सेना का गठन, ऐसा बोला। और एक समान नियम के रूप में इन्होंने बोला कि प्रत्येक रेजिमेंट जो है मिश्रित होना चाहिए, किसी एक जाति का है ना, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। प्रत्येक रेजिमेंट मिश्रित रूप में होना चाहिए और विभिन्न क्षेत्र और जाति से लोगों को उठा करके सेना में भर्ती करो। ये था पील कमीशन की अनुशंसा। आगे देखिए, इसलिए अगले कुछ वर्षों में ऐसे रेजिमेंट जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो रेजिमेंट्स के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था तो उसको समाप्त कर दिया था। जातियों को और समान रूप से रेजिमेंट में मिश्रित किया गया, जाति को और भिन्न जाति को रेजिमेंट में मिला दिया गया, और पहले उच्च जाति के लोगों को रेजिमेंट में बनाया जा रहा था। इसके पहले देखे थे हम लोग। आगे चलिए, भर्ती में पंजाब, जो कि विद्रोह के समय अंग्रेज़ों का वफादार रहा था, जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय बहुत वफादारी कर रहा था पंजाब, उसको वरीयता दी गई, उस समय इसको वरीयता दी गई थी। ठीक है, तो पील कमीशन के अनुशंसा आप देख लिए। करजन किचनर विवाद, आगे देखिए, कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर वायसराय की काउंसिल में सैन्य सदस्य के स्थान को स्थापित करना चाहते थे, अर्थात एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति चाहते थे। ठीक है, तो करजन किचनर विवाद क्या था? किचनर जो है, लॉर्ड किचनर जो, ये क्या चाह रहे हैं कि एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति हो जाए। किस लिए? तो वायसराय की काउंसिल में एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति हो जाए। ये कौन चाह रहे हैं? चीफ लॉर्ड किचनर जो है। ठीक है,
इसके साथ ही एक केंद्रीय नियंत्रण के साथ सेना की कमान भी अपने हाथ में रखना चाहते थे और एक केंद्रीय नियंत्रण के रूप के साथ सेना की जो कमान है ये किचनर खुद रखना चाहते थे। वायसराय कर्जन ने इसका विरोध किया था, लेकिन कर्जन ने इसका क्या किया, विरोध किया था। किसका विरोध किया था, किचनर का, कि नहीं जो केंद्रीय नियंत्रण हो वो आपके हाथ में ये नहीं रह सकता और जो सैन्य सदस्य की नियुक्ति करने की बात की जा रही थी इसका भी कर्जन ने विरोध किया था। आगे चलिए। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, दोनों में विवाद हो गया था और सरकार ने सुलह का प्रस्ताव किया। सरकार ने बोला चलो सुलह कर लो दोनों। इसके अनुसार सैन्य सदस्य की शक्तियों को कम किया जाना था और इस अनुसार सैन्य सदस्यों की शक्तियों को कम किया जाना था, किंतु काउंसिलिंग में उसकी स्थिति को बरकरार रखना जाना था। इससे नाराज होकर कर्जन ने इस्तीफा की पेशकश कर दी। इस बात से नाराज होकर के कर्जन ने इस्तीफा की पेशकश कर दी कि काउंसिल की स्थिति को तो बरकरार रखा जा रहा है, लेकिन जो सैन्य सदस्यों की जो ताकत है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है किचनर की ये सोच से, किचनर की ये दृष्टिकोण से। इसलिए विवाद उत्पन्न हो गया और कर्जन ने इसके लिए क्या दिया, इस्तीफा दे दी, इस्तीफा की पेशकश कर दी। आगे चलिए। उसके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया था और इस प्रकार से सेना की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया था, किंतु किचनर को भी पूर्ण सफलता इसमें नहीं मिली थी, क्योंकि 1905 में सैन्य सदस्य के स्थान को समाप्त कर दिया गया था। 1905 में सैन्य सदस्य के स्थान को समाप्त कर दिया गया था। पूर्ण रूप से किचनर को भी इसमें सफलता नहीं मिली और वो तो कर्जन तो इस्तीफा की पेशकश कर ही दी थी और कमांडर इन चीफ को सीधे वायसराय काउंसिल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया। और जो कमांडर इन चीफ थे इसको वायसराय काउंसिल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। परिणाम ये निकला, इसमें किचनर भी पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त किया और कर्जन ने तो इस्तीफा दे ही दिया और इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि किचनर चाहता था कि एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति हो जाए और उसका जो पूरी ताकत है वो अपने हाथ में रखना चाहता था। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण, सेना की कमान का नियंत्रण अपने हाथ में चाहता था। तो ये कर्जन का कहना था अगर ऐसा हो जाएगा तो सैन्य सदस्यों की शक्तियाँ कम जाएगी, काउंसिल में उसकी स्थिति बरकरार तो रहेगी, लेकिन उसकी सैन्य सदस्य की शक्ति को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सारी बातों से नाराज होकर के एक विवाद छिड़ा था, कर्जन किचनर विवाद, जो 1900 कब लिखा हुआ, 1904-05 में हुआ था। ठीक है, ये विवाद 1904-05 में हुआ और 5 में तो ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है न्याय व्यवस्था।